नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के सप्तम सप्ताह में आपका स्वागत है। यह सप्ताह व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आया है, जिसका विवरण हम व्याख्यान संख्या 33 से लेकर व्याख्यान संख्या 38 में देखेंगे। अर्थात इस सप्ताह लेक्चर नंबर 33 से लेक्चर नंबर 38 तक का व्याख्यान होगा, यानी 6 व्याख्यान इस सप्ताह में हैं। एवं इस सप्ताह के व्याख्यानों का विषय अगर हम जानना चाहें तो जो आज का व्याख्यान है अर्थात लेक्चर नंबर 33वां व्याख्यान, उसमें हम चरत्व, पूर्व सवर्ण एवं उत्थानम की सिद्धि को देखेंगे। जो 34वां या जो लेक्चर नंबर 34 है उसमें हम पूर्व सवर्ण, छत्व और अनुनासिक के विषय को लेकर बात करेंगे। जो लेक्चर नंबर 35 है वहां पर अनुस्वार एवं परसवर्ण को लेकर बात होगी। 36वें व्याख्यान में हे मपरे वा एवं नपरे नह को लेकर चर्चा करेंगे। 37वें व्याख्यान में हम आगम के विषय को देखेंगे और टित और कित के प्रसंग में आद्यंतव टकितव सूत्र की भी व्याख्या को लेकर हम बातों को समझेंगे। इसके बाद इस सप्ताह का जो अंतिम व्याख्यान होगा वह डह सिधुट एवं नश्च सूत्र को लेकर के समर्पित होगा, जिसमें 37वें व्याख्यान में पढ़े गए आगम का ही प्रत्यक्षीकरण या उस आगम का ही हम 38वें व्याख्यान में उदाहरण देखेंगे। तो आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, जिसका विषय है चरत्व, पूर्व सवर्ण एवं उत्थानम की सिद्धि। तो आज का जो पाठ्य विषय है, हम स्लाइड में देख सकते हैं कि आज का जो पाठ्य विषय है वह खरिच, जो कि चरत्व संधि विधायक सूत्र है, उसकी व्याख्या एवं उदाहरण पे जाएगा। उसके बाद हम उदहस्था स्तंभोः पूर्वस्य सूत्र को लेकर चर्चा करेंगे, उसके व्याख्या और उदाहरण को लेकर बात करेंगे। और उसी के अंतर्गत उत्थानम की सिद्धि आती है, जिसके द्वारा हम तस्मादित्युत्तरस्य, आदेः परस्य और झरोझरि सवर्णे सूत्र की व्याख्या भी देखेंगे। अर्थात कुल मिलाकर आज हम 5 सूत्र देखेंगे जो कि 2 विषय के अंदर आ जाते हैं। एक है चरत्व और एक है पूर्व सवर्ण, जिसके अंदर उत्थानों की सिद्धि भी आ जाएगी। तो सबसे पहले चरत्व संधि से हम अगर प्रारंभ करते हैं तो चरत्व संधि विधायक सूत्र है खरि च। अब अगर हम अनुवर्तन के साथ इसका अर्थ देखने का प्रयास करें तो स्लाइड में हम देख सकते हैं कि खरि च सूत्र कहता है कि झलाम, झल के योग में अगर खर बाद में हो तो झल को चर आदेश हो जाता है संहिता के विषय में, अर्थात अव्यवहित पर होने पर। अब ये अव्यवहित पर क्या है आप जानते हैं, अर्थात तुरंत बाद होने पर। जैसे उदाहरण के लिए उद और थानम, यहाँ पे उद झल का वर्ण है तथा थानम जो है वो खर के अंतर्गत आता है। अर्थात स्थानीय और निमित्त, स्थानीय है उद, निमित्त है स्थानम। अर्थात स्थानीय है झल और निमित्त है खर। तो झल के बाद अगर खर आ जाए, अर्थात 2 शर्तें हैं, झल और खर, अगर ये दोनों आ जाए जैसे उद और स्थानम, तो उद में, अब स्लाइड को साथ में देखते रहेंगे, उद में जो द है वो झल के अंतर्गत आता है और स्थानम में जो स है वो खर के अंतर्गत आता है। तो चूंकि दोनों शर्तें पूरी हो गई तो उसके कारण झल को चर हो जाएगा। मोटा मोटी झल को चर होने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वर्ग का पहला हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पे चटतव, कपय, शशर अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ तीनों प्रकार के श की भी उपस्थिति यहाँ हो जाती है। तो अब सूत्रार्थ होगा, स्लाइड पे ध्यान देंगे कि झल के बाद अगर खर आ जाए, झल के बाद अगर खर आ जाए, अर्थात 2 शर्तें हैं, झल और खर, अगर दोनों शर्तें पूरी हो गई तो झल को चर में बदल देंगे। चर का मतलब हो गया वर्ग का प्रथम। अपने समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, यानी वर्ग के प्रथम में बदल देंगे तो उत्थानम बन जाएगा उत्थानम। अब इसी तरह के अगर हम आगे के उदाहरण देखें तो हम पाएंगे कि सत्कारः, वस्तुतः सत्कारः तो बन जाएगा सत्कारः।
अब देखिए सद जो है वो झल में आता है, उसके बाद जो का रहा है वो खर में आता है, तो झल का हो गया चर अर्थात द का हो गया त, वर्ग के प्रथम में बदल गया। उसी प्रकार से विपद कालः, विपद कालः, संपत् समयः, कुकुप प्रान्तः, उत्पन्नः, भक्तः, इस प्रकार के हमको उदाहरण प्राप्त होते हैं और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हम बन सकते हैं। और लौकिक उदाहरण की अगर हम बात करें तो लौकिक उदाहरण में कुमार संभव का श्लोक हम देख सकते हैं, जहां पर वैद्यम च वेदिता चासी ध्याता ध्येयम च यत् परम, ये जो यत् परम है यहाँ पर चर्तु संधि का विधान हुआ है। यद परम यत् परम, यहाँ पर द को त हो गया, यहाँ पर यद परम को चर्तु होकर के अर्थात वर्ग का पहला होकर के यत् परम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि दो प्रकार की संधि हमको व्यंजन में दिखती है, एक है चर्त्व और एक है जश्त्व। तो अपने समझने के लिए, सुविधा के लिए, खासतौर पर अगर हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हम उच्च शिक्षा में हैं या हमको कहीं पर अगर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर इस तरह के छोटे छोटे टिप्स काम आते हैं। जैसे कि स्लाइड पे ध्यान देंगे, दो प्रकार की संधियां हैं, जश्त्व और चर्त्व, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जहां पर चर्त्व संधि होती है वहां वर्ग का प्रथम आ जाता है और जहां जश्त्व होता है वहां वर्ग का तृतीय आ जाता है। ये याद करने की जरूरत है, ट्रिक के रूप में इसको समझने की जरूरत है कि चर्त्व संधि विधायक सूत्र जो है वो है खरीचा। इसके द्वारा जो हम संधि करते हैं उसमें हमें वर्ग का पहला मिलता है, जैसा हमने अभी देखा यत् परम, सत्कारः, उत्पन्नः इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इन सभी में वर्ग का पहला हो गया। तो अगर पूछ लिया जाए कि उत्पन्न में कौन सा संधि है, तो जैसे आपने उत्पन्न देखा, त देखा, तो त वर्ग का पहला है यानी चर्त्व संधि है। इसी प्रकार से अगर वर्ग का तीसरा दिख जाए, जैसे वागीशः, जगदीशः, यहां पर वाक ईशः क को ग हो गया, जगदीशः जगत त को द हो गया, यानी वर्ग का तीसरा हो गया। तो सार में क्या हो गया कि वर्ग का प्रथम जहां पर होगा वो होगा चर्त्व और वर्ग का तृतीय जहां पर होगा वो होगा जश्त्व, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। अस्तु, अब इसी के साथ चर्त्व संधि का विधान यहां पर संपन्न होता है। अब जो अगला सूत्र है वो है उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। अब उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य सूत्र पर जाने से पूर्व एक बात समझने की आवश्यकता है कि इसी के अंतर्गत उत्थानम की सिद्धि आती है और उत्थानम की सिद्धि के प्रसंग में हम कई सूत्रों को समझेंगे जो कि केवल उदः स्था स्तंभो पूर्व से नहीं अपितु संधि के नियमों में आगे भी काम आएंगे। अस्तु, तो अब अगर उदः स्था स्तंभो पूर्व से सूत्र को देखें तो हम स्लाइड में देख सकते हैं कि अनुवर्तन के साथ इसका अर्थ होता है कि उद उपसर्ग के बाद अगर स्था या स्तंभ धातु आ जाए, जैसे उद और स्थानम, उद के बाद अगर स्था या स्तंभ आए अर्थात दो शर्तें, उद के बाद या स्था या स्तंभ आए तो उस स्था को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। और ये उस पूर्व सवर्ण में द वर्ण से संबंधित क्या होगा इसको आगे देखेंगे। परंतु पुनः अगर हम सूत्र को देखें तो उदः स्था स्तंभो पूर्व से सूत्र कहता है कि उद के बाद स्था या स्तंभ अगर आ जाए, स्था या स्तंभ अगर आ जाए तो स्था को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अस्तु, अब ये पूर्व सवर्ण आदेश तो हो जाएगा, ठीक है, पर प्रश्न ये उठता है कि उद प्लस स्थानम, तो यहाँ पूर्व सवर्ण आदेश किसको करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए स्लाइड पे ध्यान दें तो उद प्लस स्थानम ये सूत्र आ गया, तो यहां पर सूत्र के प्रयोग के अनुसार उद के बाद स्थानम आ गया, तो यहां पे स्थानम को पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये पूर्व सवर्ण आदेश किसको होगा? मतलब स्थानम में स है, थ है, न है, म है, अगर आप देखें स है, थ है, न है, म है, किसको होगा? तो सीधी सी बात है स को ही होगा। उद प्लस स्थानम, जैसे इको यणचि में हमने देखा था
सुधी उपास्य, ई के बाद उ आया था तो बदलाव हो गया। यानी संधि हमेशा अव्यवहित पर में यानी तुरंत बाद काम करती है। ठीक है, ये नियम तुम जानते हैं, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण भी है क्या? क्योंकि अब इस बात को समझिए, बात क्या है कि नियम जो हैं उनका पालन व्यक्ति करता ही करता है, वो सहज स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो नियम लिखित होते हैं तो कोई चाह करके भी उस नियम का अन्यथा पालन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर आपका विद्यालय या हमारा विद्यालय या महाविद्यालय मान लीजिए 10 से 4 चलता है, तो ये नियम हो गया कि 10 से 4 चलेगा। अब मान लीजिए अगर नियम ना हो, कोई अगर 9 ही बजे आ जाए तो आप उसको ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से मना तो नहीं कर सकते, या कोई 6 बजे या शाम को 7 बजे या 8 बजे रात में आए तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि नियम नहीं है ना कि कब आना है कब जाना है। इसीलिए नियम कर दिया जाता है कि इतने वर्किंग आवर्स हैं, इतनी देर तक काम करना है, इतनी देर तक महाविद्यालय चलेगा, इतनी देर तक कक्षाएं चलेंगी। 10 से 4 लिखित हो गया, फिर उसमें भी टाइम टेबल बन जाता है कि किसका कौन सा क्लास होगा, किसका कौन सा पीरियड होगा, कौन कब क्या पढ़ाएगा, ऐसा करके टाइम टेबल बना लेते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा या लाभ ये होता है कि लिखित प्रमाण होने के कारण हम भी निश्चिंत रहते हैं और जो कार्य कर रहा है वो भी निश्चिंत रहता है। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने लिखित में नियम बनाया, जिससे कि कभी भी इसको लेकर के संदेह, तर्क, वितर्क या कुतर्क की संभावना न रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उद प्लस स्थानम, तो उद प्लस स्थानम, उदधन स्थानम, यहाँ पे स्थानम को पूर्व सवर्ण आदेश होगा। तो स्थानम में तो स भी है, थ भी है, न भी है, म भी है, तो किसको होगा? स को होगा। ठीक है, लेकिन ये स को जो होगा ये तुमको समझ में आया, पर इसको लेकर कोई नियम है क्या? तो उत्तर है नियम है, और उसी नियम को अब स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं स्लाइड में कि सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य, पुनः सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। अब ये तस्मादित्युत्तरस्य एक सूत्र है जो सभी इस प्रकार के सूत्रों में काम करेगा, जिसका एक उदाहरण है उदह स्था स्तंभु पुरस्य। तो सूत्र क्या कहता है उसको समझिए। अब यहां पर देखिए, उदह स्था स्तंभु पुरस्य, अगर यहां पर हम देखें, यहां पर जो उदह है यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसा कि अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे जो उदह है यहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उदह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, देख भी सकते हैं। अच्छा ठीक, अब ये सूत्र क्या कहता है? अब ये सूत्र तस्मादित्युत्तरस्य कहता है कि अगर किसी भी सूत्र में, अब देखिए इस पूरे सूत्र में उदह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये सूत्र तस्मादित्युत्तरस्य कहता है कि अगर किसी भी सूत्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो जो भी संधि इत्यादि कार्य होगा वो उस पंचमी वाले पद के बाद होगा। जैसे उद प्लस स्थानम, जैसे यहां पर देखिए उदधन स्थानम, तो उदह ये चूंकि पंचमी विभक्ति वाला पद है तो उद स्थानम, यहाँ पे जो उद आया ये उदह स्था स्तंभु पुरस्य से आया, तो उदह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है सूत्र में, इसीलिए उद के बाद यानी स्थानम में पूर्व सवर्ण आदेश होगा। तो उद प्लस स्थानम, मतलब जिस बात को हम जानते हैं उसी बात को महर्षि पाणिनि ने एक नियम के द्वारा सिद्ध कर दिया, जिससे कि कभी भी कोई इसको लेकर के तर्क वितर्क ना करे। तो सीधी सी बात है, उदह स्था स्तंभु पुरस्य, उदह, चूंकि उदह उद का पंचमी एक वचन है, पंचमी एक वचन में आता है, इसलिए उद के बाद जो भी नियम होना होगा होगा। तो उद स्थानम, यहाँ पे संधि का जो भी नियम करना है वो स्थानम को करेंगे। ठीक है, अब आगे, तो क्या संपूर्ण स्थानी में किसे करेंगे? अर्थात उद धन स्थानम आया तो इस स्थानम में किसको बदलेंगे? संधि के अनुसार जो नियम लाएंगे वो किसको लाएंगे? तो अगला सूत्र आता है आदेह परस्य, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में। तो क्या कहता है कि जब भी तस्मादित्युत्तरस्य के द्वारा आप किसी संधि का विधान करते हैं या संधि इत्यादि के नियम का विधान करते हैं तो बाद के पद के प्रथम वर्ण को ही परिवर्तन करेंगे, प्रथम वर्ण को ही बदलेंगे। यानी अब यहां पर सार देखिए
कि तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य यह दोनों सूत्र मिल जाते हैं और मिलकर ये कहते हैं कि देखिए, किसी भी सूत्र में अगर पंचमी विभक्ति वाला पद हमको दिखा तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद करेंगे। जैसे उद और स्थानम, तो संधि इत्यादि जो भी नियम करना है उद के बाद यानी स्थानम को करेंगे। तो स्थानम में किसको करेंगे? स को करेंगे। परस्य आदेः, मतलब बाद में कौन है? स्थानम, तो उसका आदेः है, उसके आदि को, उसके प्रथम वर्ण को करेंगे। तो स्थानम में स। इसी बात को स्लाइड में आप देखिए, सूत्र नियम करता है कि आदेश सदैव आदि वर्ण को होगा, अर्थात उद स्थानम में स को बदल के थ लेकर के आएंगे, ये कहने का तात्पर्य है। यानी तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य ये दो सूत्र मिल करके एक व्यवस्था करते हैं कि देखिए, जब भी किसी सूत्र में हमें पंचमी विभक्ति का पद मिलेगा तो संधि इत्यादि नियम उसके बाद वाले पद के पहले वर्ण को करेंगे। जैसे उद और स्थानम, मुझे आशा है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। उद और स्थानम, अब देखिए उद जो है वो पंचमी विभक्ति एक वचन वाला पद है, उसका स्थानम बाद में आ गया और बाद का जो पहला वर्ण है वो है स्थानम का स, यानी जो भी नियम इत्यादि होगा वो स को होगा। तो उद स्थानम, तो जो परिवर्तन आएगा वो स को आएगा। अब आते हैं साधनिका में, अर्थात उत्थानम की सिद्धि के पास। तो उत्थानम की सिद्धि में अगर हम सबसे पहले देखें, अब स्लाइड पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि यहाँ पर उदः स्था स्तंभुः पूर्वस्य के द्वारा पूर्व सवर्ण आदेश होगा और ये जो पूर्व सवर्ण आदेश है ये तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य की सहायता से स को होगा, यानी स जो है वो थ में बदल जाएगा। इस पूरे विषय को, जिस विषय को अब तक हमने समझा उसको इस स्लाइड में यहां पर लिख दिया गया है। अस्तु, तो उद स्थानम, तो उद के बाद स्थानम है, तो स्थानम के स को यानी सबसे पहले वाले वर्ण को होगा, तो हो गया तो उद थ स्थानम। तो स को थ आदेश हो जाता है। अब स को थ ही क्यों होगा? तो यहां पे ध्यान देने की बात है कि पूर्व का सवर्ण, अर्थात यहां पे जो थ आदेश होगा वो द के अनुसार होगा, तो द के उच्चारण स्थान के अनुसार थ सबसे निकटवर्ती है, इसलिए उद थ थानम ऐसा हो जाएगा। उद थ थानम हो गया, उद थ थानम हो गया। अस्तु, फिर से देखिए, उद स्थानम, यहाँ पे स बदलेगा थ में, तो बना उद थ थानम, बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए उद थ और थानम, देखिए यहाँ पर देखिए उद थ और थानम। उद में जो द है वो हल है, यानी हलंत वर्ण है। अच्छा, इसके बाद जो थ है झर में आता है, झर में आता है। इसके बाद जो थानम में जो थ है वो झर में आता है। ठीक, तो एक सूत्र है झरो झरी सवर्णे। ये क्या कहता है कि अगर लगातार दो झर आ जाएं और दोनों का सवर्ण हो, एक ही परिवार वाले हों, तो वहां पर जो हल है उसका हम लोप कर देते हैं। लोप कर देंगे तो वहां पर जो झर है हम उसका लोप कर देते हैं, तो लोप कर देंगे इसका, तो बचेगा उद और थानम। तो इसके बाद खरिच सूत्र अभी हमने देखा, तो खरिच के द्वारा द को त हो जाएगा और त होकर के उत्थानम यह रूप बन जाता है, अर्थात उत्थानम यह जो पद है यहां पर उद और स्थानम, तो स को थ हो गया पूर्व सवर्ण आदेश होकर के, फिर थ को झरो झरी सवर्ण से विकल्प से लोप हो जाता है, तो उद और थानम, और द को खरिच, अभी हमने पढ़ा खरिच से द को त हो गया, बन गया उत्थानम। इस प्रकार से उत्थानम की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि झरो झरी सवर्ण सूत्र जो है यह विकल्प से विधान करता है, अर्थात यह सूत्र का जो लोप करता है विकल्प से करता है, यानी इस सूत्र के द्वारा जो हमको लोप प्राप्त हो रहा है हम उसे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते।
तो अगर नहीं करेंगे तो वहां क्या होगा, इसको लेकर बात करते हैं। देखिए, उद स्थानम, यहां पर उदस्था स्तंभ पूर्वस्य के द्वारा पूर्वसवर्ण आदेश होकर के थ हो गया, बन गया उद थ स्थानम हो गया। इसके बाद झरो झेर सवर्ण से इसका लोप हो गया था। चूंकि लोप विकल्प से था इसलिए लोप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो नहीं करेंगे। तो उद थ थानम, तो यहां क्या होगा, अब यहां पे उद थ, अब यहां पर खरीच लग जाएगा। अभी हमने देखा इसके द्वारा क्या होगा, द को त हो जाएगा, तो बनेगा उत थानम बन जाएगा। अर्थात अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हमको हमेशा उत्थान पता था कि उत्थानम होता है, परंतु आज हम में से कईयों को यह पता चला होगा कि उत्थानम ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह के सूत्र, इस तरह की सिद्धियां, इस तरह की साधनिकाएं प्रतियोगी परीक्षा एवं अपने ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध होते हैं। तो झरो झरी सवर्ण का लोप होने से उत्थानम, और जहां लोप नहीं करते हैं वहां उत्थानम बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्थानम और उत्थानम दोनों रूप सिद्ध होते हैं, और चूंकि विकल्प सूत्र है इसीलिए उत्थानम और उत्थानम ये दोनों रूप सिद्ध होते हैं। चूंकि झरो झरी सवर्ण विकल्प सूत्र है इसीलिए उत्थानम और उत्थानम दोनों रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से आज का व्याख्यान यहाँ संपन्न होता है, जहाँ हमने चरत्व संधि के साथ उत्थानम की सिद्धि को देखा, और इस उत्थानम की सिद्धि के द्वारा हमने उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य तस्मादित्तरस्य आदेः परस्य और झरो झरी सवर्ण सूत्र को देखा। इस विषय को हृदयंगम करना या इस विषय को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तस्मादित्तरस्य और आदेः परस्य का प्रसंग आगे भी मिलता रहेगा, और उत्थानम और उत्थानम जैसी सिद्धियां आमतौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी मानी जाती हैं। इसी के साथ आज का व्याख्यान संपन्न होता है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।